संस्कृत शिक्षण विधि व हिंदी शिक्षण विधि में आप लोगों का स्वागत है। निम्नलिखित का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है शिक्षण पद्धति कहलाती है? शिक्षण कौन करता है भैया? आप कहेंगे शिक्षण जो है शिक्षक करता है, शिक्षक या वयस्क करता है। शिक्षण जब जो है शिक्षक करता है तो वो क्या देता है? मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब ही होता है प्रेरणा पद्धति। तो जो शिक्षण पद्धति होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेरणा पद्धति कहते हैं। शिक्षण पद्धति को हम क्या कहते हैं? प्रेरणा पद्धति कहते हैं। चयन पद्धति ये बच्चों का चयन है। रुचि पद्धति बच्चों की रुचि होती है। उपयुक्त में से सभी यह नहीं होगा। शिक्षण जो है शिक्षक या वयस्क करता है, वो मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन या प्रेरणा देता है। और इस नाते जो है शिक्षण पद्धति को हम प्रेरणा पद्धति भी कहते हैं, शिक्षण पद्धति को हम प्रेरणा पद्धति भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण पद्धतम इति। उपचारात्मक शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है? उपचारात्मक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उपचारात्मक, उपचारात्मक का मतलब होता है आप जो है शिक्षण के दौरान शिक्षण सबसे पहले करते हैं और शिक्षण में जो है कुछ कमियां आपको मिलती हैं या बच्चों को कोई चीज़ नहीं आती है और उस कमियों को आप जानते हैं। जानने के बाद आप कमियों का जो है क्या करते हैं? कमियों का आप उपचार करते हैं, कमियों का उपचार करते हैं। यही जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति होती है। यहाँ पे व्यतिक्रमेण समस्या प्रस्तुत करना नहीं भैया, समस्या के प्रति भाषा सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करना। समस्या प्रतिभाषा सिद्धांतम ज्ञान प्रददाति, यह भी नहीं है। समस्या को जानने के लिए अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्य स्तर वर्धयति, कठिन स्तर को बढ़ाना, यह भी नहीं है। समस्या समाधान में सफलता प्राप्त करना, समस्या समाधाने सफलता प्रतिप्राप्यति। समस्याओं के समाधान में सफलता, समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त करना, समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। उपचारात्मक समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आप खुद बताइए कि जो समस्याएं हैं उनके समाधान में अगर सफलता आप प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में वही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यह बात आपको स्पष्ट रूप से मालूम होना चाहिए। समस्याओं के समाधान में सफलता प्राप्त करना। भाषा शिक्षणे दृश्य समग्र सामग्री उपयुक्तता भवति। भाषा शिक्षण में दृश्य सामग्री में कौन सा उपयुक्त है? तो भैया दृश्य श्रव्य सामग्री से शुद्ध उच्चारण नहीं, शुद्ध लेखन नहीं, शुद्ध पठन नहीं, कोई भी नहीं। अब क्या होता है भैया? सबसे पहले श्रव्य सामग्री जिसको सुनकर जो है हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। दृश्य सामग्री जिसको हम देख के हम कुछ सीखते हैं। और एक होता है श्रव्य और दृश्य सामग्री जिसको देख के व सुन के हम सीखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री किताबें हुई, पोस्टर हुआ। श्रव्य दृश्य सामग्री जो आप अपने हाथ में लिए हैं, मोबाइल, यह भी आपके अधिगम को प्रभावी बनाती है, अधिगम प्रभावी होता है। ये श्रव्य दृश्य सामग्री से आपका अधिगम प्रभावी होता है। अर्थात भैया इससे आपका जब अभ्यास करेंगे तब उच्चारण में जो है वृद्धि होगी, शुद्ध रूप से लिखेंगे। पहले उच्चारण के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। लेखन के लिए, शुद्ध लेखन के लिए लिखना पड़ेगा। शुद्ध पठन के लिए आपको जो है पढ़ना पड़ेगा।
और यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री से आपका अधिगम प्रभावी होता है। इस नाते ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध लेखनार्थम और शुद्ध पठनार्थम नहीं है, न कथचित कोई भी नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री से अधिगम प्रभावी होता है जो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, इस नाते डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब हम जो है चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदा छात्राः विराम आदि चिन्ह विषय कौशल वर्धनाय शिक्षिता भवन्ति। जब छात्र विराम आदि चिन्ह के कौशल के वर्धन का काम करता है, उससे विराम आदि चिन्ह का मतलब भैया अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, संबोधन चिन्ह, योजक चिन्ह, ये सारे चिन्ह जो है आपके विराम आदि चिन्ह कहलाते हैं। इनके कौशल वर्धन के लिए जब आप शिक्षित होते हैं, इनके फल स्वरूप क्या होता है, आप कहेंगे कि इनके फल स्वरूप संभाषण कौशल नहीं भैया, उससे बोलने का कौशल कैसे विकसित होगा, उससे सृजन का कौशल कैसे विकसित हो जाएगा, अधिगम कौशल कैसे सुदृढ़ होगा। यह सारी चीज़ें लेखन प्रसिद्धता को आप प्राप्त करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि विराम आदि चिन्हों के द्वारा, विराम आदि चिन्हों के द्वारा का प्रयोग करके या विराम आदि चिन्हों का प्रयोग जो है लेखन की शुद्धता, लेखन की शुद्धता को, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग लेखन की शुद्धता का प्रयास होता है, या इन चिन्हों के प्रयोग से हम लेखन की शुद्धता को जो है प्राप्त करते हैं, हम लेखन की शुद्धता को प्राप्त करते हैं। विराम आदि चिन्हों के प्रयोग से हम लेखन की शुद्धता को प्राप्त करते हैं। तो यह बात आप स्पष्ट रूप से जान लेंगे कि विराम आदि चिन्हों से हम लेखन की शुद्धता प्राप्त करते हैं। भाषा शिक्षण कक्षायाम, भाषा शिक्षण कक्षा में रचनावाद का क्या अर्थ है। भाषा शिक्षण की कक्षा में रचनावाद का अर्थ क्या होता है। प्रपंच विषय मतलब अपने विषय में, स्वकीयम अपने द्वारा वो अध्ययन करता है, ज्ञानच और ज्ञान और वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, अनुभव द्वारा भाषा कौशल के प्रयोग को वह प्राप्त करता है। भैया यह रचनावाद है। रचनावाद में ज्ञान प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, ठीक है, ज्ञान प्रतिबिंबित होता है और अनुभव द्वारा भाषा कौशल के द्वारा सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। भैया यही रचनावाद है। ज्ञान प्रतिबिंबित होता है, अनुभव और आपके भाषा कौशल को वह प्राप्त करता है रचनावाद। वह बढ़िया तरीके से सुनेगा, पढ़ेगा, बोलेगा। यह सुबोपली को प्राप्त करके और वस्तुओं का प्रतिबिंब अर्थात ज्ञान का प्रतिबिंब हर जगह उसका परिलक्षित होगा, जो उसके अनुभवों और भाषा कौशल के द्वारा जो है प्रतिबिंबित होगा। यह क्षमता सृजनात्मक क्षमता कहलाती है। वह अपने लिए अधिगम सामग्री का निर्माण करके प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। नहीं भैया, ये नहीं होगा। छात्र विविध असमान दृष्टांत पठित्वा और असमान उदाहरणों को पढ़कर सुदृढ़ समाधान प्राप्त करता है। यह भी नहीं होगा। किसी अध्यापक की सहकृता किंचित अध्यापक सहायता के द्वारा ये होता है। विभिन्न माध्यमों की सहायता से वह अपने सिद्धांत की व्यवस्था करते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय हैं भाई, ये नहीं होगा। न असमान दृष्टांत होगा और जो है असमान, और ना ही अधिगम सामग्री अब स्वयं निर्माण करके पढ़ेगा, बल्कि उसका ज्ञान जो है प्रतिबिंबित होगा
छात्र का ज्ञान प्रतिबिंबित होगा, किसके द्वारा प्रतिबिंबित होगा? आप कहेंगे कि भाषा कौशल और अनुभव द्वारा जो है, रचनावाद का अर्थ होता है भाषा कौशल और अनुभव द्वारा ज्ञान का प्रतिबिंबित होना। निम्नलिखित कतमम उत्तरम प्रादेशिक भाषा विकासाय समस्या नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रादेशिक भाषा के विकास के विषय में समस्या नहीं है? तो आप आइए, सबसे पहले जो है बोधहीन और अस्पष्टता। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले बोध कैसे होता है। आप कहेंगे कि सबसे पहले जो है क्या होता है, ज्ञान होता है, ज्ञान के तत्पश्चात जो है बोध होता है, ज्ञान है, ज्ञान के तत्पश्चात बोध है, बोध के तत्पश्चात जो है समझ है। तो यह बात आपको स्पष्ट रूप से मालूम होनी चाहिए। ज्ञान है, फिर बोध है, समझ। अगर इसमें जो है बोध में स्पष्टता रहेगी तो ये प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या रहेगी भैया यह। लेकिन समस्या नहीं है पूछा है तो ये समस्या रहेगी, तो इस स्थिति में वो गलत हो जाएगा। अनुवाद विषयक समस्या, यह तो बहुत भारी समस्या है भाई। आप किसी प्रादेशिक भाषा के विकास को हर भाषाओं में उसका लगभग अनुवाद हो जाना चाहिए। आप ही बताइए, अनुवाद की समस्या, अगर अनुवाद हो रहा है, अनुवाद विषयक समस्या, तो प्रादेशिक भाषा का विकास होगा, अनुवाद नहीं हो। सुविधाओं का अभाव, भाई जाहिर सी बात है, बहुत से विश्व में बहुत सी भाषाएं होती हैं और उस स्थिति में जो है भाषाई परिवेश अगर नहीं रहेगा तो उस भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। सुविधा नाम, तो भैया अनुवाद, बोध की स्पष्टता, अनुवाद विषयक समस्या, सुविधाओं का अभाव, यह जो है प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या है। लेकिन इस विषय पे बहुत से लोगों के परिचय का अभाव, यह कोई समस्या नहीं है भैया। यह जो है बोध की समस्या, अनुवाद की समस्या, सुविधाओं का अभाव प्रादेशिक भाषा के विकास के लिए समस्या है। लेकिन जो है किसी विषय पे परिचय का अभाव यह समस्या नहीं है। इस लाते उपयुक्त ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये समस्या नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम, भाषा अर्जन का सामर्थ्य नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा अर्जन मैं बार बार बता चुका हूँ, लैंग्वेज इज काट। लैंग्वेज जो है क्या होती है, वो सीखी जाती है। लैंग्वेज इज काट पकड़ी जाती है, नाट टाट सिखाई नहीं जाती है। व्याकरण विश्लेषण बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति, यह भैया नहीं होगी। यह एक पद्धति नहीं है। व्याकरण का ये नहीं है कि कोई लड़का व्याकरण जानेगा तभी हिंदी बोलेगा। 6 साल का लड़का कहाँ व्याकरण जानता है? मानवगत सहज प्रतिभा कारेण भाषा अध्ययनार्थम एका, मानवगत सहज प्रतिभा मतलब अनायास ही आपको आने लगे। सहज प्रतिभा के द्वारा भाषा अध्ययन, सहज प्रतिभा के द्वारा भाषा अध्ययन, सहज प्रतिभा के द्वारा भाषा अध्ययन, भाषार्जन जो है यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग, वातावरण निर्माण के लिए जो है बालक मातृभाषा का अध्ययन करता है, ऐसा नहीं है भैया। यह भी नहीं होगा इसका। वातावरण निर्माण के लिए बालक जो है मातृभाषा का अध्ययन करता है, ये भी नहीं होगा। यह बात आप सहज प्रतिभा के द्वारा भाषा अध्ययन जो है यही भाषार्जन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सहज मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्यात्मम एकम प्रयोग, सहज प्रतिभा के द्वारा भाषा अध्ययन जो है भाषार्जन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषार्जन, लैंग्वेज इज काट नाट टाट, सहज प्रतिभा के द्वारा भाषा अध्ययन या भाषार्जन होना ही भाषार्जन कहलाता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न।
भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षितुम शक्नोति। भाषा का अध्यापक लेखन कौशल अस्मात् मतलब हम सबको लेखन कौशल कैसे सिखा सकता है, कैसे सिखाने में संभव हो सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट। वह क्या करेगा भाई? लेखन कौशल का मतलब क्या होता है भैया? आप कहेंगे लेखन कौशल का मतलब होता है भावाभिव्यक्ति। भाव की अगर अभिव्यक्ति आप कर देंगे तो आपका लेखन कौशल जो है बड़ा प्रभावी माना जाता है। भावाभिव्यक्ति, भाव की अगर अभिव्यक्ति कर देंगे तो लेखन कौशल अत्यंत ज्ञानवर्धक विचाराणाम, ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से अपने शब्दों के द्वारा मातृभाषा को लिखने के लिए कहना, यह जो है आपका लेखन कौशल है। तो इसको आराम से समझ लीजिए। ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता, ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से अपने शब्दों में मातृभाषा में लिखना, मातृभाषा में अपने शब्दों को मातृभाषा में लिखना भावाभिव्यक्ति के लिए लेखन कौशल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ज्ञानवर्धक विचारों की सहायता से अपने शब्दों में मातृभाषा में लिखना भावाभिव्यक्ति के लिए लेखन कौशल के लिए उचित है, ऐसा कहा जाता है। कक्षायाम पाठ्यमान संदर्भे छात्र क्लिष्टान प्रश्नान पृच्छति। कक्षा में पाठ्यमान के संदर्भ में छात्र कठिन शब्दों को, क्लिष्टान मतलब कठिन शब्दों को पूछता है। कक्षायाम पाठ्यमान संदर्भे, कक्षा में पाठ्यमान संदर्भ में छात्र क्लिष्ट प्रश्नों को पूछता है। पुस्तक पढ़ने के पश्चात शंका समाधान की भी चर्चा करने के लिए प्रश्न करता है। तर्क द्वारा अनुशासित भवति, अनुशासित होने के लिए, अनुशासित कक्षा में नहीं, उस पाठ्यमान संदर्भ में, उस पाठ्य विषय के संदर्भ में वो अनुशासन तत्क्षण ज्ञात्वा, उस समय जाकर सज्जीकृत्वा समाधानम, वह उस समय जाके और सही पूर्वक अपना शंका समाधान करता है। तादृशानि, इस प्रकार सर्वनामपि प्रश्नान विलक्ष्य, कुछ प्रश्नों को देख के कुछ दिनों के पश्चात उसका समाधान करता है। ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको ये लगेगा कि पहला ऑप्शन जो है इसका सही होना चाहिए, लेकिन पाठ्य कक्षा के संदर्भ में दिया गया है और कक्षा में आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और कंसेप्ट कैसे क्लियर होते हैं? आप कहेंगे कि तर्क के द्वारा जो है, छात्र तर्क के द्वारा अनुशासित होता है। इस प्रकार से उसका जो है छात्रांतर, वो भी नहीं, वो सही नहीं है। छात्र तर्क के द्वारा अनुशासित होता है, भवत क्रियते, यह सही है। बी वाला छात्रांतरजिता अनुशासिता भवितुम क्रियते, छात्र तर्क द्वारा अनुशासित होता है। प्रश्न पूछना का मतलब तर्क करना, भैया चिंतन करना, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है। छात्र तर्क के द्वारा अनुशासित होता है। और तर्क जो है, आप ही बताइए, तर्क किस पे होता है भैया? उस विषय वस्तु पे होता है, उस पाठ्य मान संदर्भ पे होता है। और चूँकि कक्षा की बात है इसलिए तर्क द्वारा अनुशासित होता है। एकदम छात्रांतर जित्वा अनुशासित भवित कृत्य, एकदम आप याद कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा। उस विषय वस्तु के प्रति जो है अनुशासित होता है तर्क के द्वारा। छात्राणाम भाषण कौशलम विकासार्थनाम ध्वनिक्रमस्य उपयोग कथं करणीय, छात्रों के भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग कैसे करना चाहिए? भाई ध्वनि क्रम का सबसे पहले भाषा युक्त श्रुत लेख द्वारा नहीं भैया,
अभिसंचित ध्वनि, जो हम जो है संचित करते हैं। और ध्वनि कैसे संचित होती है भैया, आप संस्कृत जो है सुन रहे हैं, सुनने के बाद ध्वनियाँ जो है स्वर पश्चात श्रुत सामग्री, सुनने के पश्चात जिन सुनी हुई सामग्री को धारण करके व्याख्या द्वारा कथा कथन द्वारा जो है यदि आप उपयोग कर रहे हैं तो यह आपका जो है अभिसंचित ध्वनि, आपका अभिसंचित ध्वनि। इसको एक बार फिर समझ लीजिए, अभिसंचित ध्वनि। अभिसंचित ध्वनि किसको कहते हैं भैया, आपने उस ध्वनि का संचय किया है। आपको मालूम है कि सुबोपली ये भाषा के घटक होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो जितना बढ़िया आप सुनेंगे उतना बढ़िया जो है आप बोलेंगे। सुनने के पश्चात, सुनने के पश्चात, सुनने के पश्चात, सुनने के पश्चात, सुनने वाली, सुनने के पश्चात सुनने वाली सामग्री को धारण करना, सामग्री को धारण करके व्याख्या द्वारा या कथोपकथन के द्वारा, व्याख्या द्वारा या कथोपकथन के द्वारा जो है अभिसंचित ध्वनि का संचय करना। मैं बार बार बता चुका हूँ, लैंग्वेज इज कार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस कोटेशन को बोलता हूँ। और उस स्थिति में यही भाषा कौशल के विकास के लिए जो है ध्वनि क्रम कि ध्वनि क्रम का मतलब सबसे पहले हम सुनते हैं और उसके बाद तब हम बोलते हैं। मैं बता चुका हूँ, लैंग्वेज इज कार्ट नॉट टाट, भाषा सीखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। शुद्ध सामग्री को धारण करके व्याख्या द्वारा, कथा कथन के द्वारा हम जो है ध्वनि को संचित करते हैं और धीरे धीरे वो विषय वस्तु जो है हमारी हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकालाप बड़ा इम्पॉर्टेंट है भैया, कैसे एकालाप होगा, द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम। एकालाप ये संगीत का शब्द है, स्वर लहरी, खूब लहरा के गीत गाइए भैया, झूमेंगे, गजल गाएंगे, लहरा के जिएंगे। तो यह स्वर लहरी है। अध्वनि गुण स्पष्ट, स्पष्ट ध्वनि होनी चाहिए भैया, ध्वनि आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, ध्वनि की स्पष्टता होनी चाहिए। गति, उचित गति का मतलब होता है उचित आरोह अवरोह, उचित आरोह अवरोह। उचित गति मतलब आरोह और अवरोह जो है सही तरीके से रहे, तब जो है लहरेदार स्वर में आप जो है ध्वनि की स्पष्टता के साथ गाना गाते हैं तो इसको एकालाप कहा जाता है। इसके 3 उपकौशल होते हैं, स्वर लहरी, ध्वनि गुण और गति। स्वर लहरदार हो, ध्वनि स्पष्टता, यह जो है एकालाप के 3 उपकौशल जो है होते हैं, स्वर लहरी, ध्वनि गुण और गति। यह इसको स्मृति में आप लोग डाल लीजिएगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर लहरेदार हो, ध्वनि की स्पष्टता उचित। भाषा अर्जुन दृष्टिया असमयक परिवेषेण अभिप्राय। अर्जुन दृष्टि का असमयक परिवेश का अभिप्राय क्या है भैया। अर्जुन से जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तो उन्होंने कहा मुझे बस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो किसी भी भाषा को चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है तो भैया लक्ष्य भाषा में हम कभी भी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भैया बड़ा इम्पॉर्टेंट है। उस स्थिति में पहला वाला जो है अभी उसमें लग रहा है नहीं लिखा गया है, यदा केदा अनुवाद हम कर लें, नहीं कभी भी भैया नहीं। कक्षा में छात्र भी सक्रिय होते हैं, यह नहीं भैया। लक्ष्य भाषा के पठन के समय मातृभाषा का प्रयोग यदा कदा नहीं भैया। न अनुवाद का, न दूसरे की सक्रियता का, न मातृभाषा का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये तीनों चीज़ें जो है नहीं। और सबसे ज़रूरी होती है कि लक्ष्य भाषा अर्थात अंग्रेजी ही सीख रहे हैं तो इंग्लिश टू इंग्लिश हम सीखें भैया, मातृभाषा के प्रयोग के द्वारा हम सीखें। यह बात आपको कन्फर्म रूप से मालूम होनी चाहिए। लक्ष्य भाषा में मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तब इंग्लिश टू इंग्लिश हम सीख सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। लक्ष्य भाषा जो है मातृभाषाएं प्रयोग न क्रियते। अब चलते हैं अगले।